बहादुर खान का दायां जबड़ा सुबह से 2 दफा वार सहकर सूज गया था। दर्द कम करने के लिए गर्म कपड़े से सेंकते उसने शामिर साहब को कॉल करके सारी रौदात सुनाई। शामिर साहब शौक हो गए और फौरन से बेशतर हवेली के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ समरूश को होश आया तो गले में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। आवाज बैठ चुकी थी, जिस्म पुर पुर हुआ था और इस कदर सदमे में थी कि उसे लगा मानो महाबीर अभी भी उसका गला दुबा रहा हो। वहीं महाबीर सर झुकाए आगा साहब के कमरे में उनके रूबरू खड़ा था। आगा साहब हफ्की और गजब के मिले जुले तासुरात से उसे देख रहे थे। आपकी बीवी है वो, जैसे आपकी अम्मा बेगम और हम हैं, योशा और मुन्नसा हैं, किहान और हमना हैं। क्या आपने कभी मुझे अपनी अम्मा बेगम पर हाथ उठाते देखा है? शामिर साहब ने डटी आवाज में सवाल किया। महाबीर ने मासूमियत से लब भींचे सर नफे में हिलाया। योशा को मुन्नसा पर या किहान को हमना के साथ तशद्दुद करते देखा है? दूसरा सवाल उससे भी सख्त लहजे में हुआ। महाबीर ने फिर से शर्मिंदा होते सर नफी में हिलाया। तो फिर? शामिर साहब गुस्से से फनकार अपनी जगह से खड़े हो गए। महाबीर के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। वह हाथ पर रोड़ते आंखें घुमाते यहाँ वहाँ देखने लगा। सॉरी, मुतज़ब्ज़ब होते माजरत खवा हुआ। नो, आज आपकी सॉरी काबिल कबूल नहीं होगी महाबीर। आज सुबह से आप 2 दफा ऐसी गलती कर चुके हैं, पहले बहादुर खान पर हाथ उठाकर और दूसरी जमरोश का गला दबाकर। आज आपको माफी नहीं सजा मिलेगी। शामिर साहब गजबनाक तासुरात बनाए उसके करीब है। महाबीर अफसरदा हो गया था। उसमें आगा साहब से नजरें मिलाने की हिम्मत न हुई। और आपकी सजा ये है कि अगले 2 दिन तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, नाराज रहूंगा। उंगली उठाकर तंबीह करते शामिर साहब लंबे ढक बढ़ते अपने कमरे से निकल गए थे। महाबीर ने मुड़कर उन्हें जाते देखा था। उसके लिए जान देना आसान था, मगर आगा साहब को नाराज करना बेहद मुश्किल था। आगा साहब की सजा याद करते वो दिल गिरफ्तार हो गया। आंखों में नमी तैरने लगी, जिसे उसने आंखें सख्ती से मींटे सबत कर लिया। गर्दन पर हाथ फेरते बेचैनी से दाएं बाएं होने लगा था। कभी उंगली दांतों में दबाता तो कभी सर पर हाथ फेरता, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। बेबसी से बेड पर मुक्के मारने लगा। महाबीर को सजा देकर आगा साहब अपनी स्टडी रूम में दाखिल हुए। एक और तूफान की जिद में आ गए। जमरोश गुस्से से आग बगौला होती उनके मुंतज़िर थी। धोखा किया है आपने मेरे साथ। शामिर साहब की झलक देखते ही वह बरस पड़ी। हालांकि गले में दर्द और आवाज में बंदिश अभी भी मौजूद थी, लेकिन अपना दिफा करना भी लाजमी था। तुम्हारी यही शर्त थी? शामिर साहब उसके साइड से गुजरकर अपनी सीट पर आए और वह फाइल देखने लगे। वह दुपट्टे से झलकते जमरोश के गले पर उंगलियों की छाप देख चुके थे। पर आपने ये नहीं बताया कि आपका बेटा पागल है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वह कभी भी किसी भी वक्त मुझे जान से मार सकते हैं। मुझे क्या, किसी को भी जान से मार सकते हैं। जमरूश जोर से मेज पर हाथ मारते उनके सामने है। वो तुम्हारा शौहर है और अपने मजाज से खुदा के लिए ऐसे अल्फाज बोलना बुरी बात है। शामिर साहब दर्जा नरमी का मुजाहरा करते हुए आगे हुए। जमरूश की साइन करदा फाइल उन्होंने टेबल के नीचे अपने लॉकर में लॉक कर दी थी। शौहर? वो आज मुझे जान से मार देते। जमरूश ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। पर जान गई तो नहीं? आगा साहब ने कतरे लापरवाही से शाने उठ गए। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं एक पल नहीं रुकूंगी। जमरूश की आवाज टगमगा गई तो उठकर जाने लगी, मगर आगा साहब ने टोक दिया था। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो जमरूश, और मैंने कहा था ना, साइन करने के बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। शामिर साहब की आवाज बुलंद होने लगी। वो उठकर जमरूश के रूबरू आ गए। बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट। उसने दांत पीस से खा और कदम उठाए, मगर नवाब साहब ने उसका बाजू जकड़ कर रोक लिया। उनकी गिरफ्त महाबीर से भी ज्यादा सख्त थी। जमरूश के तासुरात बदलने लगे। मुझसे तुम्हारा माहदा हुआ था, मैंने टीपू उस्ताद को मरवा कर तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम मेरे हुक्म की ताबे हो। 1 साल तक तुम इस हवेली से जाने का सोच भी नहीं सकती। चाहे हम तुम्हें नौकरानी बनाकर रखें या महारानी बनाकर, तुम यहीं रहोगी। सख्ती से घूरते उन्होंने जमरूश को असलियत दिखाई। मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी, आप मुझे जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते। उसका तैश अब उदासी में बदलने लगा। ये सब कर सकोगी जब यहाँ से निकल सकोगी। मेरे सामने औकात क्या है तुम्हारी? हजारों जमीनें मेरे कब्जे में हैं। तुम्हें मारकर कहीं भी दफना दूं तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुप करके रहो। आखिरी वार्निंग देकर शामिर साहब ने उसे परे किया और बाहर निकल गए। जमरूश सच्चाई का कड़वा खून पीकर वहीं फर्श पर बैठने चलेगी। जिंदगी दुख सुख का इम्तिजाज है, न दुख हमेशा रहता है और ना सुख। अगर इंसान की सारी आरज़ुएं पूरी होने लगी तो वह जिंदगी और वक्त की कदर करना भूल जाता है। कुछ देर कबल तक जमरूश को अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी होती नजर आने लगी थी, मगर कुदरत ने उसे महाबीर के असलियत से रोशनास करवा कर हकीकत से आशना किया। उस वक्त उसे संगे मरमर की फर्श पर बैठे अपने बसीदा मकान, सूखी रोटी और चटाई की कदर हो रही थी। शामिर साहब के जाने के बाद दीपा बेगम स्टडी रूम में दाखिल हुई। जमरूश ने उन्हें आते देखा तो रुख फेर कर आंखों के भीगे किनारे साफ किए। मैं समझ गई थी, शामिर ने जरूर तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है, वरना कोई भी आकिल बालिग लड़की मेरे महाबीर की हालत जानकर उससे शादी क्यों करेगी। दीपा बेगम ने अफसरदगी से हंकारा भरते उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू किया। जमरूश सुर्ख आंख के नीचे किए रही। चलो हवेली दिखाती हूँ। दीपा बेगम ने साथ चलने का कहा तो जमरूश खामोशी से साथ चल पड़ी। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी।
टीपू उस्ताद के कुएं से बचकर वो शामिर एहसानी की खाई में जा गिरी थी। वो दोनों साथ साथ चलते हर गोशे का जायजा ले रही थी। अम्मा बेगम उस हिस्से की तारीफ बयान करती और समरूश हसरती अंदाज में सर उठाकर उदास नजरों से बुलंदोबाला इमारत को देखती। हवेली का सैर करते करते समरूश और अम्मा बेगम छत पर आ गई। शाम के वक्त मौसम खुशगवार हो चला था। अम्मा बेगम और समरूश रेलिंग के पास खड़ी लॉन में देख रही थी, जहाँ महाबीर फवारे के पास अकेले बैठा पानी में हाथ मारकर मछलियों में हलचल मचा देता। लाशौरी तौर पर उसे ऐसा करना अच्छा लग रहा था। हमेशा से ऐसा नहीं था मेरा बेटा। दीवा बेगम कोया हुई तो समरूश ने उनके लहजे में नमी महसूस की। वह गर्दन मोड़कर हमदर्दी से अम्मा बेगम को देखने लगी। हाँ, उसका दिमाग आम इंसानों से अलग है, दिमागी तौर पर कमजोर है, मगर वो पागल नहीं है। अम्मा बेगम की आंखें भर आ गई थी। समरूश ने अपने अल्फाज पर शर्म से सर झुका लिया। बचपन से ही उसे खास तवज्जो देते रहे हैं। अपने दादा नवाब अकबर एहसानी का सबसे लाडला था। हर वक्त अपने दादा जान के साथ बैठकर स्पोर्ट्स चैनल देखता रहता। उसकी 6ठी सालगिरह पर बाबा जान ने उससे पूछा, महाबीर क्या तोहफा चाहिए? तो उसने कहा तलवार। बाबा जान हंसते कहा, ओलंपिक्स में जाना चाहते हो? तो उसने सर हाँ में हिला दिया। बस और क्या था, बाबा जान उसके लिए तलवार ले आए। अम्मा बेगम ट्रांस की सी कैफियत में माजी की और टोल रही थी। समरूश अश्कबार आंखों से मुस्कुरा दी। तलवार मिलते ही वो खुशी से झूम उठा और बगैर किसी ट्रेनिंग या सीखे वो सारे करतब दिखाने लगा जो उसने स्पोर्ट्स चैनल में तलवार सनी करते मर्दों को देखकर सीखे थे। बाबा जान हैरान रह गए और कहने लगे, ये बहुत खास बच्चा है, एक दिन बहुत काबिल तलवार सन बनेगा। वो कुछ पल सांस लेने को रुकी। समरूश की नजरें फिर से महाबीर का ताकुब कर रही थी। 6 बजे उसके फ्रूट्स खाने का वक्त होता था। वो बहादुर खान सब कुछ भुलाए तेजी से भागता फ्रूट से भरा प्लेट महाबीर के आगे कर दिया। जब तक बाबा जान हयात थे, महाबीर एथलीट बनने का ख्वाब देखता रहा था। बाबा जान ने उसका जहन बना दिया था कि मैंने अगर तलवार दी है तो इसलिए कि तुम एथलीट बनोगे, ओलंपिक्स में जाओगे, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मगर जब वो उस दुनिया से रुखसत हुए तो महाबीर सदमे में चला गया। उससे अपने दादा जान की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वक्त के साथ साथ वो जगह शामिर ने ले ली, मगर अम्मा बेगम के 2 आंसू टूटकर रुखसार पर लड़कते बह गए। समरूश ने उन्हें संभालते अपनी हथेली से उनके आंसू साफ किया। शामिर ने महाबीर की सलाहियत गलत राह पर डाल दी। उसकी तलवार सनी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे। लोगों को डराना धमकाना, जान से मारना, जमीनों पर कब्जा करना। कबीले के लोग महाबीर से डर गए, उससे दूर होते गए, यहाँ तक कि आज वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। खुद के भतीजे के साथ भी नहीं खेल सकता और उसके एथलीट बनने का ख्वाब वो तो हासिल ही रह गया। अम्मा बेगम ने आह भरी थी, प्लीज अम्मा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। समरूश अपना गम भुलाती उन्हें खुद से लगाकर दिलासा देने लगे। महाबीर का दिल मॉम की तरह नरम है, बस उस पर चढ़ाए काले पर्दे हटाकर देखने की देर है। मेरे अलावा मेरे बेटे की मासूमियत को कोई समझ पाया है तो वो बहादुर खान है। देखो, 2 दफा उससे मार खाकर भी उसे फ्रूट्स खिला रहा है। अम्मा बेगम वो मंजर देखकर हंस पड़ी। समरूश ने सर अस्वात में हिलाते उनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से थपथपाया। उन दोनों की नजरें बहादुर खान और महाबीर पर थी। वो बहादुर काका के दाएं जानिब हो जाता तो उस तरफ आकर उसके मुंह में फ्रूट डाल देते। महाबीर उन्हें तंग करता बाएं जानिब हो जाता तो बहादुर काका हड़बड़ी में बाएं सिमत बढ़ जाते, जो उनका दाएं बाएं होने का खेल जारी रहा। तुम पढ़ी लिखी हो ना, आओ मेरे साथ। अम्मा बेगम उम्मीद की नई किरण उजागर करते उसे अपने साथ कमरे में ले गई और महाबीर के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई। समरूश बगौर उन सब फाइलों का मुतालिया करने लगी। महाबीर का ऑटिज्म और आईडी की बीमारी थी। दर हकीकत ये बीमारी नहीं बल्कि दिमागी कमजोरियों के नाम है। इस आईडी का मतलब इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है। इस किस्म में इंसान गुस्से में आसपास के माहौल से बेगाना हो जाता है और सिर्फ वो वजह याद रहती है जिसने उनको परेशान किया हो। आईईडी के शिकार मरीजों में बर्दाश्त की सलाहियत कम होती है। आम हालात में वो नॉर्मल होती हैं कि किसी को पता भी ना चले, मगर गुस्से में आने के बाद उन्हें उस बीमारी की मौजूदगी का एहसास होता है। आईईडी के मरीज को अचानक दौरा पड़ जाता है, वापस से बाहर हो जाते हैं, फिर वो जुबानी कलामी या हाथापाई पर उतर आते हैं या चीजों को तोड़कर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। उस बीमारी के साथ दीगर दिमागी अमराज भी वजूद में आ सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन, इजहार की कमी, शऊर और अकल ना होना, ऑटिज्म और बाइपोलर डिसऑर्डर आम है। ये आईईडी 6 साल से ज्यादा बच्चों और 40 साल से कम बड़ों में हो सकती है। ये मर्द और औरत दोनों को हो सकती है, खासकर उन मर्दों सन को जिनमें पैदाशी दिमाग की कमजोरी तशखीस की गई हो। उस बीमारी के इलामात क्या हैं? आईईडी के इलामात ये हैं कि उन्हें अपने तैश पर काबू नहीं रहता, ये यकदम से मानो फट पड़ते हैं, ये गैर इरादी तौर पर अमल करते हैं और ये हालत आधे घंटे से ज्यादा देर पा नहीं होता। जब दौरा पड़े तो सबसे पहले चेहरे पर परेशानी जाहिर होती है, दिमाग में ख्यालात का टकराव चढ़ जाता है, दौड़ लगाते जज्बात, झुंझलाहट, गुफ्तगू की कमी, खून का बहाव तेज हो जाना, सीने में तंगी महसूस करना इब्तदाई अमल होते हैं। फिर जब गुस्सा निकाल लें तो पुरसकून महसूस करते हैं और नॉर्मल होने पर पछतावे और शर्मिंदगी का एहसास होता है। इस आईईडी के होने की बुनियादी वजूहात अब तक दरियाफ्त नहीं हुई, पर अक्सर साइंसदानों का कहना है कि ये बीमारी नस्ली तौर पर होती है या माहौल में एक के बाद एक होती तब्दीलियों से भी वजूद में आ सकती है। ऐसे मरीजों में दिमाग का वो हिस्सा जो जज्बात को काबू करता है वो असरअंदाज हो जाता है और ठीक से अपना फरीजा पूरा नहीं कर पाता।
आईईडी के शिकार मरीजों को डॉक्टर के इलाज के साथ साथ अपनों की तवज्जो की खास जरूरत होती है। उन्हें हर वक्त नॉर्मल होने का एहसास दिलाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनका नजरिया बदलना चाहिए, उनमें शौर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर प्यार से। उनका ध्यान मुस्बत कामों में लगाना चाहिए ताकि उनका गुस्सा कम हो सके, अपने जज्बात पर काबू पाना सीख सके। जैसा कि ऊपर बयान किया गया, आईईडी के साथ ऑटिज्म होना आम बात है। ऑटिज्म भी एक किस्म की दिमागी कमजोरी है। उस बीमारी से इंसान में बढ़ने की सलाहियत कम होती है। उनमें दिमाग अपनी उम्र से काफी छोटा होता है और बहुत आहिस्ता नशोनुमा होता है। ऑटिज्म के मरीजों में गुफ्तगू करने की हिम्मत कम होती है, कि अपने आप में ही मगन रहते हैं, बच्चों की तरह जिद्दी और हसास मिजाज होते हैं। उनमें सोचने, सीखने और ध्यान देने का अलग तरीका कार होता है। ये बात करते हुए झिझकते हैं, आंखें मिलाने से कतराते हैं, अपने जज्बात जाहिर नहीं करते, खुशी, गम, दुख, सुख महसूस नहीं कर पाते। उनकी दिलचस्पी का अलग तरीका होता है। उन्हें अपनी पसंद की चीज उसकी जगह पर ही चाहिए, वरना नाराज होने में देर नहीं लगाते। कुछ आदत आम होती हैं, जैसे लब काटना, आंखें घुमाना, हाथ मरोड़ना, सर खुजाना वगैरह। कुछ मज़ीद खसूसियात जो ऑटिज्म के शिकार मरीजों में पाई जाती हैं वो ये हैं कि ये देर से समझते और सीखते हैं। कभी किसी से बहुत करीब होते हैं तो कभी दूर। खाने पीने और सोने की आदत दूसरों से मुख्तलिफ है। अचानक खुश होना और अचानक खफा हो जाना वगैरह। जमरूश को वो फाइल पढ़कर महाबीर से हमदर्दी होने लगी थी। मैं तो शामिर को रोक रोक कर थक गई, मगर वो मेरी एक नहीं सुनते। आज जिस दलेरी से तुम उनसे बात कर रही थी, इतनी बहस अगर कोई और करता तो उसे जान से मार देते, मगर तुम पर वो गुस्सा भी नहीं हुए। ये कोई करिश्मा ही है। अब मेरा दिल कहता है तुम महाबीर को उस दलदल से निजात दिला सकते हो। तुम्हें अल्लाह ने महाबीर की जिंदगी में उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। अम्मा बेगम ने प्यार से जमरूश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। मैं कैसे? नहीं, मैं नहीं कर सकती। जमरूश एकदम घबरा के, डरो मत, महाबीर अब दोबारा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। शामिर सजा के तौर पर उससे नाराज हो गए, और जब तक उसे ये सजा याद रहेगी वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अम्मा बेगम ने उसे तसल्ली दी, उसे ठीक करने में मेरा साथ दोगी ना? ये एक लाचार माँ की फरियाद है, प्लीज। अम्मा बेगम भीगी पल के झपकाती जमरूश को देख रही थी। जमरूश दोहरी कैफियत का शिकार होने लगी। मैं वादा तो नहीं कर सकती, मगर कोशिश करूंगी, सिर्फ आपके लिए। उससे अम्मा बेगम का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। खुश रहो, बहुत शुक्रिया। अम्मा बेगम ने खुश दिली से उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देते खुद से लगा लिया था। जमरूश उस काम को किसी जंग को जाने से कम न मानती थी, इसलिए वादा निभाने में डर रही थी। निज़ाम कायनात अपने मुकर्रर रास्ते पर रवा दवा था। रात के वक्त जमरूश सहमे अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। महाबीर बेड पर छत लेटे छत से लटके फानूस को देख रहा था। आहट पर उसके जानिब देखा। उसका दिल क्या कि जिसकी वजह से आगा साहब नाराज हुए उससे खत्म कर दे। ये सोच आते ही वो उठा। जमरूश के कदम मुंजमद होकर उससे भागा भी नहीं गया। महाबीर ने आइब्रो में लाए, उसे घूटे हाथ में पकड़ी तलवार उठाकर जमरूश की गर्दन पर रखी। वो मखफीफ से लड़ने लगी। महाबीर, उसने बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। अगर वो जरा सा भी हरकत करती तो यकीनन गर्दन कट जाती। अपनी लर्जिश काबू कर ले, उससे हाथों की मुट्ठी बना ली। माथे पर पसीना नमोदार हुआ। महाबीर ने उसके चेहरे पर गर्म सांसें खारिज करके कदम आगे बढ़ाया। उसका कदम आगे उठता तो जमरूश का पीछे चला जाता। उसी तरह उल्टे चलते हुए कमरे के दर तक आ गई। जैसे ही उसके कदम दरवाजे के पार पड़े, महाबीर ने तलवार हटा दी और झट करके दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। शिद्दत से बंद करने की आवाज पर जमरूश सहम कर पीछे हो गई। बंद मुट्ठियों में नमी आ गई थी। महाबीर उसे कमरे से निकाल कर तलवार मेज पर रखता अपने बेड पर लेट गया। जमरूश ने डरते डरते दस्तक दी, पर जब रिस्पॉन्स ना मिला तो वही दीवार से लगकर बैठती चली गई। क्या उससे बुरा कुछ और भी होना बाकी था? वो फिलहाल तय नहीं कर पाई थी। उसके जहन में दिन भर हुए वाकयात फिल्म की तरह घूम रहे थे। सर दर्द के बायस जैसे ही आंखें मूंदी तो नींद की वादियों में चली गई और बैठे बैठे ही सो गई थी। अगली सुबह शामिर साहब के निकलने से पहले जमरूश उनके कमरे में आई। वह किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे थे, इसलिए ब्लैक कलर के 3 पीस सूट कोट में तैयार, महंगी परफ्यूम लगाए हशाश बशाश लग रहे थे। मैं अपने कल के रवैये पर माजरत चाहती हूँ, आई एम सॉरी। जमरूश दरवाजे के सिरे पर खड़ी खंगारी। तुम्हारी यही खासियत तो अच्छी है, जल्दी समझ जाती हूँ। शामिर साहब अच्छे मिजाज में थे। आगा साहब, मैं अपने वालिदैन से मिलने जाना चाहती हूँ। जमरूश ने इजाजत मांगी। शकूर, जमरूश के साथ उसके मैके होना। नवाब साहब ने शकूर को नमदार होते देखकर हिदायत दी। मैं कुछ दिन वहां रहना चाहती हूँ। जमरूश ने फिर से फरमाइश बताई। दिन भर वही रहकर रात वापस आ जाना। शामिर साहब ने फाइलों को देखते मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। क्या आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगी या वापस नहीं आऊंगी? जमरूश ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। भाग कर कहाँ जाओगी? मुल्क के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। शामिर साहब इस्तेहज़ाइया हंसने लगे। तो फिर इतनी पाबंदी क्यों? जमरूश का गिला वही था। देखो जमरूश, तुम अपना बाप शामिर एहसानी की बहू हो। तुम्हारी हैसियत एक गरीब और मिडिल क्लास लड़की से कई गुना बढ़ गई है। यह प्रोटोकॉल मेरी निस्बत से होने का अमली सबूत है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन आ रहा है, शामिर साहब ने जताते हुए समझाया और मुस्कुराहट से नवाजा। जमरूश मुंह बसौटे पैर पटकते हुए मुड़ी। चलिए शकूर भाई, कुछ सामान भी लेना है। कंकियों से घूर कर शकूर को हिदायत देते कमरे से बाहर निकल गई। शकूर सर को जंपिश देते उसके पीछे हो लिया।
जमरूश घर के अंदर दाखिल होते अम्मा से लिपट गई। वहीं वक्त खातून उसे नत नई कपड़ों से रात में खुशबाश देखकर पुरसकून हो गई थी। अम्मा से मिलकर वो बाबा से भी उसी जोश और जज्बे से मिली। उसके पीछे शकूर और गार्ड्स अपने साथ लाए सौगात किचन के पास रखने लगे। जमरूश, इन सब की क्या जरूरत थी? बाबा कदरे खफीफ हो गए। बाबा, मैं जानती हूँ आप खुददार इंसान हैं, बेटी के ससुराल से कुछ नहीं लेंगे, मगर मैं भी आप ही की बेटी हूँ। खाली हाथ कैसे आती? मेरी तरफ से गिफ्ट है। जमरूश उनके गेट पासों हमाल करके साथ चारपाई पे बैठ गई। दोपहर के खाने में उसकी मनपसंद सब्जी बनाई गई थी। वक्त खुशहाल और मुस्तहकिम गुजरने लगा। जमरूश, हवेली में सब तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं ना? और तुम्हारा मियाँ, वो तुम्हारे साथ ठीक है ना? अम्मा के दिल में कई सवालात उमड़ रहे थे। हाँ अम्मा, सब ठीक है। अपने साथ हुए हादसात बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हंसी में बात डाल दी। वैसे करते क्या है महाबीर? बाबा के सवाल पर जमरूश कदरे मुबहिम से होगी। जी, वो आगा साहब के साथ होते हैं। मुनासिब अल्फाज को जोड़ते रुक रुक कर जवाब दिया। मतलब सियासत में है। अरबाज से अपने जानिब से इजाफा किया। जमरूश ने मसनूई मुस्कान सजाए सर अस्पात में हिलाया। बेटी, तमाची आई नहीं तुम्हारे साथ? अम्मा ने दोबारा सवाल किया। अम्मा, वो मसरूफ थे, अगली दफा जरूर आएंगे। जमरूश उनके बार बार पूछे जाने वाले सवालों से परेशान होने लगी। उसके मिजाज को ध्यान में रखते हुए अम्मा ने मौज़ूए गुफ्तगू बदल दिया और आस पड़ोस की बातों में लग गई। दूसरी तरफ महाबीर अपनी मामूल की मसरूफियात से फारिग होकर मख्फी अंदाज में अपने कमरे के साथ वाले कमरे में चला गया, जो अम्मा बेगम ने सुबह जमरूश को फर्श पर सोया देकर उसके लिए अलग तैयार करवाया था। ड्रेसिंग टेबल पर उसके मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल तरतीब से रखे हुए थे। एक नजर कमरे का जायजा लेकर वो बाहर आ रहा था कि बहादुर खान से सामना हो गया। महाबीर अनजान बनते छत को घूरने लगा। कुछ चाहिए था महाबीर बाबा? बहादुर खान ने एहतियात से पूछा। ये कहाँ है? वो मुतज़ब्ज़ब होते गर्दन मोड़े खड़ा था। कौन? जमरूश बेटी, अपनी अम्मा के घर गई हैं। बहादुर खान ने होशे इलाके से जवाब दिया। महाबीर आइब्रो मिलाए सोच में पड़ गया। जहाँ तक उसके इल्म में था, उसकी भाभियां यानी मुन्नसा और हमना का जब अपने अपने शौहरों से झगड़ा हो जाया करता था तो नाराज होकर मैके चली जाती थी। महाबीर के दिमाग में वही बात घूमी। उसे लगा जमरूश उसके कल के बर्ताव पर नाराज होकर मैके गई है। नाराज होकर? उससे मासूमियत से लब भींच लिए। अरे नहीं बाबा, शादी के बाद लड़कियां चाहती हैं, ये रस्म होती है, शाम तक आ जाएगी। बहादुर खान प्यार से समझाया। महाबीर आंखें गोल गोल घुमाता उस रवाज को सह नशीन करने लगा। ये जमरूश और महाबीर के माबैन बंधी निकाह की डोर थी, जो उन दोनों को एक दूसरे की जानिब माइल कर रही थी। शुभ रोज गुजरते गए। जमरूश अपने साथ हुए हादसात को नजरअंदाज करके महाबीर को अपनाने की कोशिश करने लगी। उस रोज वो पहली मर्तबा किचन में खाना पकाने आई थी, क्योंकि किचन काफी बड़ा और नफीस था और उसके घर के किचन के मुकाबले बहुत सारी चीजें पड़ी थी, इसलिए वो कंफ्यूज ही होगी। कभी फ्रिज तक भागती, कभी अलमारी तक, तो कभी काउंटर तक। हड़बड़ी में उसके बाल बिखर गए थे, मुंह और हाथों पर आटे की लेप लग गई थी। मैं भी डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़कर बैठा, गेंद हवा में उछालता और वापस आने पर कैच कर लेता। साथ साथ वो किचन के अंदर भी झांक रहा था। उस हालत में जमरूश उसे काफी फनी लग रही थी। उसे यहाँ से वहां भागते देखकर महाबीर को हंसी आ गई, जो उसने तबस्सुम में बदल कर लब भींच लिए। जमरूश उसे ऐसा करते देख चुकी थी। आते जाते उसने जानबूझकर खुद को गिराया और अदाकारी करते सदा बुलंद की। हा 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 हा। अब की बार वो कहका लगाकर हंसा था। जमरूश उसे हंसने का मौका देकर खुद भी हंस पड़ी। सफेद भूतनी, हा हा हा। महाबीर ने उसकी सिमत हाथ बढ़ाकर उसके आटे लगे बालों और चेहरे की सिमत इशारा करते लकब दिया। मेरी हेल्प तो करें। जमरूश ने मुंह बनाए सदा लगाई। महाबीर खिलखिलाता हुआ जम करके टेबल पर से उतरा और किचन में धर आया। जमरूश ने उस अंदाज से मुंह बनाए अपना हाथ बढ़ाया। महाबीर ने उसे उठाते ही उसका हाथ पकड़ तो लिया, पर खड़ा करने के बजाय फिर से गिरा दिया। इस मर्तबा जमरूश को वाकई लग गई थी, लेकिन महाबीर को हंसाने के लिए जाहिर न किया। महाबीर हंसते हंसते ही एकदम खामोश हो गया। हंसते लब सिमट कर भींच लिए, निचला लब दांतों में दबाकर मुतज़ब्ज़ब होते पलके झपकाने लगा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? हंसो ना। जमरूश उसे खामोश देखकर उठी और उसे गुदगुदाने लगी। महाबीर ने झुंझलाकर उसके हाथ जोर से पीछे किए और मुस्तरिब होकर सीढ़ियों की जानिब भागा। जमरूश को अफसोस हुआ था, उसने महाबीर को हंसाकर अच्छा किया या बुरा वो तय नहीं कर पाई थी।